अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आम इंतख़ाबात के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उससे जुड़े मामलात भी सर उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में नई हल्काबंदियों पर एतराज़ दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। कल से इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ात को सुनने का सिलसिला शुरू करेगा। दूसरी जानिब 2013 के इलेक्शन की तरह एक बार फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिस हवाले से भी अहम खबर आई। और ये जो सवाल है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अलावा कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन वक्त पर करा सकता है या नहीं, उसके लिए तैयार है या नहीं, नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियां होने के बाद उनके तहत इलेक्शन कमीशन करा सकता है या नहीं, ये बात आज हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामले पर आज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत की और इमरान खान के सिवा दीगर तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश ना होने पर खारिज कर दी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नादरा हुकाम ने इस हवाले से हमें गुज़िश्ता शाम चैम्बर में ब्रीफिंग दी है और हम चाहते हैं कि नादरा इलेक्शन कमीशन और पार्लिमान को भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक बनने वाली ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ब्रीफिंग दें। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ने पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ कर लिया है। नादरा हुक्काम 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में ब्रीफिंग देंगे। इस ब्रीफिंग में कौमी असेंबली और सेनेट से 6 नुमाइंदे शामिल होंगे। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर और सेक्रेटरी IT आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस ब्रीफिंग के लिए पार्लियामेंट में मौजूद 18 सियासी जमातों के 2 नुमाइंदे शामिल करने का कहा है, जबकि 3 मुख्तलिफ IT माहिरीन को भी बुलाया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अब असल काम पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन का है। नादरा हुक्काम अब इस मामले पर इलेक्शन कमीशन और अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देंगे, जबकि गुज़िश्ता रोज चेयरमैन नादरा, चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज चेयरमैन नादरा उस्मान याकूब मुबीन ने चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस जस्टिस उमर अता बदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट देने के हवाले से ब्रीफिंग दी थी। चेयरमैन नादरा ने जजेस को बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रॉनिक वोट कास्ट करने के लिए अब इब्तिदाई सॉफ्टवेयर बना लिया गया है। इस सहूलत के जरिए वो इंटरनेट के जरिए जनरल इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। एलामिया के मुताबिक इस मौके पर जजेस ने हिदायत की कि इस सॉफ्टवेयर को दीगर स्टेक होल्डर्स, जिनमें इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं, उनके साथ भी शेयर किया जाए ताकि ये इकदामात मुकर्ररा वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए संगे मील साबित हो सके। तहरीक इंसाफ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने का मुतालबा करती आई है और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस को मुबारकबाद भी दी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सादिर करने और दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों, जो कि हमारा कीमती तरीन कौमी असासा हैं, उनके लिए हक राय दही की फराहमी यकीनी बनाने पर मैं चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2013 के इलेक्शन में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया था कि वोट देने वालों को सहूलत देने के लिए कानून साजी की जरूरत है, इसलिए ये जनरल इलेक्शन में समंदर पार पाकिस्तानियों को हक राय दही नहीं दे सकते। और आज 5 साल बाद भी एक बार फिर समंदर पार पाकिस्तानियों के वोटिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस हवाले से चीफ जस्टिस के आज रिमार्क्स अहम हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब असल काम पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन का है। ये मामला तो अपनी जगह अहम है ही, लेकिन इससे ज़्यादा अहम और बुनियादी मसला इस वक्त नई हल्काबंदियों का है, क्योंकि उस पर उठने वाले एतराज़ात की वजह से इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नई हल्काबंदियों पर 1200 से ज़ायद एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। कल से इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ात को सुनने का सिलसिला शुरू करेगा और 3 मई तक यानी 1 महीने में यह सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद नई हल्काबंदियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। यहाँ यह बात अहम है कि नई हल्काबंदियों पर उठने वाले एतराज़ात का जायजा लेने वाली पार्लिमानी कमेटी के वर्किंग ग्रुप ने नई हल्काबंदियों का मुसविदा नाकिस करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और पुरानी हल्काबंदियों के मुताबिक आम इंतखाबात कराने के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी है, जिसकी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि इन हालात में क्या आम इंतखाबात का वक्त पर इनकाद मुमकिन है, और अगर है तो कौन सी हल्काबंदियों के तहत ऐसा होगा। इलेक्शन से मुताल्लिक इन मामलात पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान हारून शिरवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिरवारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तर्जुमान हैं। अब
ये बहुत से इश्यूज हैं। कल एक अहम बात हुई, जो पार्लिमानी कमेटी का वर्किंग ग्रुप है, इसने नई हल्काबंदियों का मुसविदा नाकिस करार दिया, इसे मुस्तरद किया और कहा कि पुरानी हल्काबंदियों पर ही इंतखाबात होने चाहिए। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने कोट किया कि उन्होंने गलत बयानी की कि अगस्त तक डेटा दे ही नहीं सकते वो, और वो कह रहे थे कि पहले दिया जा सकता है। और हल्काबंदियों पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किए हैं। क्या स्टेटस है? आप वक्त पर तमाम एतराज़ात को दूर कर कर इलेक्शन करा सकते हैं, नहीं करा सकते? देखें, इसमें पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक हल्काबंदियाँ की हैं, जो उसका आईनी हक है। और इसमें आज उसकी सारी जो जितनी भी उसकी पिटिशंस थी, वो फाइल रिप्रेजेंटेशन, वो सारी फाइल हो गई हैं। कल से हम हियरिंग शुरू कर रहे हैं और पहले कसूर और केपी के बटाग्राम से कर रहे हैं। हमारी जो हैं जो भी काम इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों का किया है, ये इंतहाई साफ शफाफ तरीके से किया है। और न जाने क्यों चंद लोग जो हैं शायद अपनी ज़ाती मफाद की वजह से इस पे जो हैं इस आईनी इदारे को साख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए किसी तौर भी ठीक नहीं है। हम अगर देखें, इलेक्शन में बहुत हम करीब पहुंच गए हैं। जब कानून ने हमें ये इख्तियार दिया है, जब आईन ने दिया है और उसी के मुताबिक हम कर रहे हैं, तो ये लोग इसको एक इशू बनाना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। तो ऐसी कोई बात तो इलेक्शन कमीशन को बुली करने की, उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ना बुली होंगे, ना प्रेशराइज़ हो रहे हैं, ना हम घबरा रहे हैं। हम अपना काम जानते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। पहले भी हल्काबंदियाँ की हैं, अब भी की हैं। और इसकी कल से ओपन हेयरिंग इसकी शुरू होगी। किसी पे पाबंदी नहीं है, मीडिया भी आ सकता है, सारे आ सकते हैं, कोई इन कैमरा या चुप के नहीं हो रही हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इस पे अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए हमारे पास पिटीशन लेकर। देखें, 1200 1250 के करीब अभी तक फाइनल हो रही हैं फिगर, इस पे आए हैं चारों सूबों से और फाटा से। तो इसको सुनेंगे। और ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ। आप 2002 में जब हल्काबंदियाँ हमने की थी तो उस पर भी 1000 के करीब जो हैं आई थी इतराज़ात, तो वो साल हो गए थे। तो इसमें भी पूरा मौका देंगे। जिसके भी जो भी इसका जिनका ज़ाती इशू है या कौम का इशू है या उनका है, मैं नहीं समझता कि हम बुली या प्रेशराइज होने वाले हैं। तो बड़ी आम बात, ऐसे बुनियादी क्या एतराज़ात हैं जिस पर आपको लगता है कि वो एतराज़ात ठीक नहीं हैं? पार्लिमानी कमेटी के वर्किंग ग्रुप में जाकर वो एतराज़ात दूर क्यों नहीं कर दिए? जब बुलाया भी गया इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं गया? वो एतराज़ात दुरुस्त कर देते जो आपके ख्याल में दुरुस्त एतराज़ात नहीं है। देखिए, जो इतराज़ात सामने आ रहे हैं तो वो तो हल्काबंदियों में आते हैं। हल्काबंदी में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इतना आप इसको देख लें, बड़ा सीरियस मैटर है ये। और हमने बड़ी जानफिशानी से दिन रात एक करके इस पे काम किया है। और हम ये समझते हैं और हम सारी कौम को ये दिखा रहे हैं कि हमने इसको किया है साफ शफाफ तरीके से। उनके जो भी इतराज़ात हैं आपने भी सुने, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये उसका फ़ोरम नहीं है ना। जो फ़ोरम है उसी फ़ोरम पे आ जाएं तो उस पर बात होगी। जो भी इनके इतराज़ात हैं, जिसके भी हैं, तो हमने इनकार तो नहीं किया। अब अगर किसी की ख्वाहिश पे हम कुछ करना चाहें, हमने वहाँ पे जो आप कह रहे हैं जाने का, पार्लियामेंट की कमेटी में हम बिल्कुल गए हैं। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। और उसके बाद हमारी इतनी बिजी शेड्यूल है कि उसमें हम टाइम नहीं निकाल सकते। तो हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है और हम पूरी कौम की उमंगों पे पूरा उतरना चाहते हैं। मतलब एक और है जो उनकी तरफ से आया, वो ये कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो अगर मिड अगस्त तक नंबर नहीं दे सकता, जो कि सेंसस है उसके, तो फिर कैसे मामला होगा? और वो गलत बयानी और ये सारी बात कह रहे थे। क्या आपके लिए कोई मसला नहीं है कि ये ब्यूरो कब जाके नंबर देता है, फाइनल नंबर्स कब सेंसस के आते हैं? इलेक्शन कराने में, हल्काबंदियों में, किसी भी चीज़ में आपके लिए कोई मसला नहीं है अभी टाइम पर इलेक्शन कराने हो तो? पहली बात तो ये है कि अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का वो इशू हमारे सामने नहीं है, कमीशन के सामने, कि वो नहीं दे सकता। उन्होंने कहा है कि हम देंगे और हम बिलीव करते हैं कि वो हमें टाइम पे दे देंगे। तो उसका इस पे कोई सच इतना बड़ा फ़र्क या कोई इशू इस पे नहीं आ रहा कि इस पे खुदा न खास्ता इलेक्शन रुक जाएं या कोई और मसला खड़ा हो जाए। तो वो भी एक इदारा है। जिस तरह उन्होंने सारी हमें पहले दी है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो इस तरह फाइनल भी दे देंगे। और उस पर तो मुझे कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आता कि वो ना दें और उस पर हमें कोई मसला आ जाए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब यानी कि इस वक्त ऑन ट्रैक हैं,
आपकी टाइमलाइन मीट हो रही है, एतराज़ात को सुनने का सिलसिला शुरू हो गया है और टाइम पर मिड जुलाई में अगर इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन टाइम मिड जुलाई में इलेक्शन करा सकता है, तमाम एतराज़ात को दूर करके, आप ये कह रहे हैं? शाहजेब साहब, हम पूरी तरह तैयार हैं। हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी कौम को बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल तैयारियां हैं। हम 1.5-2 साल से लगे हुए हैं। हम 9 लाख का अमले की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इलेक्शन मटेरियल का सामान कुछ ख़रीद चुके हैं, कुछ अभी पहुंचने वाला है, तो वो काम मुकम्मल हो गया है। हमारी मॉनिटरिंग टीमें बन गई हैं। हमारी जो है हल्का बंदियाँ का बड़ा काम जो है वो हो गया है। तो ये हम किसी तौर भी सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हमने गूगल मैप से मुंसलिक कर दिए ताकि उसमें मज़ीद शफाफियत आ जाए। तो हम अपनी तौर पे अपने काम से पूरी तरह मुतमईन हैं और इंशाल्लाह ये तमाम काम जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, हमारे डिफरेंट काम बड़े अहम काम है। इसके साथ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो रही है। आपको पता है कि 10 करोड़ 42 लाख तक हमारे वोटर लिस्ट पहुंच गई है और अभी हमारी डिस्प्ले सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में हमारे 26 मार्च से शुरू ऑन है। पूरे मुल्क में हमने फैला दिए हैं और आवाम को आखिरी और सुनहरी मौका दिया जा रहा है कि वो 24 अप्रैल तक अपने नाम का इंदराज करा ले और अगर कोई करेक्शन है तो वो उसमें करा लें। तो हम तो 1 मई को वोटर लिस्ट फ्रीज कर देंगे क्योंकि कानून के मुताबिक असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने से पहले 1 माह पहले वोटर लिस्ट मुंजमद हो जाती है। तो हमारी पूरी तैयारियां हर लिहाज से, हमारा स्टाफ, कमीशन, हम सब जो हैं पूरी तरह लगे हुए हैं और 1.5 सालों से लगे हुए हैं। और हल्का बंदियाँ हमारे लिए ना कभी पहले मसला रही हैं ना अब मसला है। जो लोग इतराज़ात कर रहे हैं वो सिर्फ शायद उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। साथ ही ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में आया है, उसमें जो गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने ब्रीफिंग दी अदालत को और उसमें कहा गया कि सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, इंटरनेट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट डाल सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कानून साजी के हवाले से। इस हवाले से आप कितना तैयार हैं? 2018 के इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं अगर नादरा की तरफ से सॉफ्टवेयर रेडी है? शाहजेब साहब, ये एक नहायत टेक्निकल मसला है। देखें, इसमें इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 94 के तहत पार्लियामेंट ने जो कानून बना के पास किया है, उसके 94 सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन ओवरसीज़ के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करने का ज़िम्मेदार है और वो उसके लिए हम तैयार हैं नादरा के साथ। तो उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया और जनवरी में नादरा को ऑर्डर किया कि आप इस पर सॉफ्टवेयर तैयार कर दें क्योंकि कोई और तरीका नहीं है जो है इंटरनेट वोटिंग होगी। अब नादरा ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को यानी 12 अप्रैल को इसकी डेमोन्स्ट्रेशन का हुक्म दिया है जो होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी होगा, फॉरेन ऑफिस भी होगा और इंटीरियर भी होगी और एक्सपर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट ने आए। तो इलेक्शन कमीशन उस हवाले से बिल्कुल तैयार है। नादरा के साथ हमारी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमने नादरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए इस पायलट प्रोजेक्ट का, जिसमें इंटरनेट के ज़रिए और मेनली ईमेल के ज़रिए वोटिंग होगी। तो हम इसको भी देख रहे हैं कि ये एक फुल प्रूफ सिस्टम नादरा तैयार कर ले, जिसमें हमारे आप देख रहे हैं साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हैं, फिर टाइम चैलेंज बड़ा कम है हमारे लिए ओवरसीज़ अगर हम जा रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे समझती है और सारे एक्सपर्ट जिस तरह 12 को बुला रहे हैं और हम भी जाएंगे, तो ये सिस्टम अगर इस तरह का वो समझते हैं तो इसकी टेस्टिंग के बाद और फिर तो शायद सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से कहना पड़े कि आप इस पे कानून साजी करें क्योंकि इस इलेक्शन एक्ट के तहत तो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट ही हैं। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नादरा के साथ मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जो इन साइबर अटैक से, इन चैलेंजेस से, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो आबादी है वो मज़दूर पेशा लोग हैं जो बाहर हैं ओवरसीज़ में, तो वो जो इंटरनेट का है उसमें ज़्यादा ईमेल के ज़रिए वोटिंग होगी जिसमें आप पासवर्ड आपको दिया जाएगा और उस पासवर्ड के ज़रिए आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो ये देखें, ये इसको भी ज़रा देखना है और बाकी सब ने भी देखना है कि आया हमारे लोग इतने हैं कि वो ईमेल अकाउंट उनका है और ईमेल इस्तेमाल कर सके। और फिर टाइम का चैलेंज, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है इस मरहले पे लाना कि पार्लियामेंट लॉ पास कर ले और ये इलेक्शन के लिए 18 के इलेक्शन के लिए इस पे ये सारा कुछ हो जाए। तो हम तो पूरी तैयारी में हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी हमने 9.5
करोड़ का साइन कर लिया है नादरा के साथ इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए, और हम तो आज ही हमने साइन किया है, तो हम तो तैयार हैं। ये अगर ये 12 को इसकी कामयाब टेस्टिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो इलेक्शन कमीशन तो इसको करने वाला है और इसके लिए इसको देख रहा है कि जब ये पूरा फुल प्रूफ सिस्टम भी होगा, पार्लियामेंट से कानून भी पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन हो जाए, और बाकी जो एक्सपर्ट्स को IT के बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ने सारों को, तो वो सारे भी ऑन बोर्ड हो जाएं, तो हम तो एनी टाइम इस पर रेडी हैं। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन 2017 में इस्लामाबाद 20 दिनों तक यरगबाल बना रहा। फैजाबाद धरने की वजह से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया था। धरने की क़यादत को अदालत ने तलब किया, बार बार बुलाने पर ना आए तो मफरूर करार दिया, वारंट जारी किए और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। हाथ ना आए तो अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया। मगर सूरत हाल ये है कि जो मुल्जिमान पुलिस के हाथ नहीं आए वो भी एक मरतबा फिर लाहौर में धरना देकर बैठ गए हैं। एक और धरना शुरू हो गया है और वो भी इसी जगह से शुरू हुआ है जहां से इस्लामाबाद वाले धरने का आगाज हुआ था। शुरू करने वाले अफराद भी वही हैं जो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे, और अब एक मरतबा फिर वो अफराद वही प्लान दोबारा बनाते नजर आ रहे हैं। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैजाबाद धरना केस में तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम रिजवी और पीर अफजल कादरी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन अब तक ये दोनों अफराद गिरफ्तार तो नहीं हुए। अलबत्ता 2 रोज से लाहौर में दाता दरबार के सामने धरना दिए बैठे हैं। आज उन्हें इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, मगर वो अफराद खुलेआम फिर से लाहौर में धरना दिए बैठे हैं। जबकि आज इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि खादिम हुसैन रिजवी की तलबी के इश्तिहारात थाना नवाकोट, उनके हवाई चौक और मजाज अदालतों के बाहर चस्पा कर दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि मुकदमात की मजीद कार्रवाई अब मुल्जिमान की गैर हाजिरी में आगे बढ़ाई जाएगी। जिन अफराद को अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जिनके इश्तिहार चस्पा किए गए हैं, वो सबके सामने मौजूद हैं, फिर से धरना देकर बैठ गए हैं। उनकी जमात तहरीक लब्बैक के धरने का मुतालबा है कि मुआहिदा फैजाबाद धरने पर अमल दरामद हो और उस पर अमल दरामद तक धरना न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि कल इस धरने के मुस्तकबिल के लाएअमल और उसके मजीद फैलाने का ऐलान भी हो सकता है। ये सब हो रहा है, मगर हुकूमत कहीं अमलदारी एक मरतबा फिर क्या नज़र नहीं आएगी हुकूमत की। ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत जिसकी नाक के नीचे फिर से धरना पल रहा है, वो इससे निमटती नज़र नहीं आ रही। वो शख्स जिसे अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये कहती है कि हमने रिपोर्ट जमा कराई है, जो इश्तिहारी हैं उसके नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं, मगर ज़रूरत क्या है? खादिम हुसैन रिजवी साहब तो धरना दिए बैठे हैं, लाहौर में हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि फैज़ाबाद धरने में जो मुतालबात थे, जो मुज़ाकरात थे, वो पूरे किए जा रहे हैं, वो पूरे किए जाएँ। कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा उन्हें। कोई लाएअमल है पंजाब हुकूमत के पास या नहीं है? बेबस है पुलिस। शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इसमें क्योंकि ये जो फैसला था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनको इश्तिहारी करार देने का, ये इस्लामाबाद की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का था, तो ये अवलीन तौर पे तो इस्लामाबाद पुलिस का उनको अरेस्ट करना था क्योंकि जुरिस्डिक्शन उनकी थी, करना उन्होंने था। लेकिन अब जब उनकी प्रोक्लेमेशन थाना नवा कोर्ट तक चली गई है, तो हमें दिक्कत ये पेश आ रही है कि उनके साथ कुछ साथी उनके जो कि काफ़ी कसीर तादाद में हैं और दाता दरबार के प्रेमिसेस में हैं और वहाँ पर वो उनके गिर्द हैं, तो उसमें अगर अभी पुलिस फौरी कोई एक्शन करती है उनको अरेस्ट करने के लिए, तो फिर वही फैज़ाबाद जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा होने का ख़तरा है। और ऑन द सेकेंड हैंड हम उनको राना सनाउल्लाह खान हमारे लॉ मिनिस्टर, उनके साथ डायलॉग में भी इंगेज हैं कि जो उनके साथ पहले मुआहिदा तय पाया था और उस मुआहिदे को वैसे तो उसको कोर्ट उस मुआहिदे को गैर कानूनी कह चुकी है, लेकिन उसमें कुछ जो उनके साथ मुतालबात थे उस पर बातचीत चल रही है जी उनके साथ। अच्छा, यानी कि क्योंकि उनकी तादाद में लोग मौजूद हैं तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो वो कल एक लाएअमल अनाउंस करके पहले की तरह इस्लामाबाद में जाके धरना दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्योंकि लोग मौजूद होंगे तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं जी। गवर्नमेंट अभी क्योंकि इस वक्त नेगोशिएशन चल रही हैं और क्यों हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो उस नेगोशिएशन को सैबोटेज कर दे और
वो सारा प्रोसेस फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी मुतात बात आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर उनके साथ इंगेज हैं, बातचीत चल रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बेहतर हल निकल आएगा और ये कोई लॉन्ग मार्च और फर्दर धरना और इस्लामाबाद की तरफ चलने वाली बात नहीं होगी और ये यहीं पर जो है ये फिजल आउट हो जाएगा। क्योंकि उनके जो मुतालबात थे, जिस बुनियाद पर वो पहले धरना लेकर आए, वो जो तरामीम थी आइन के अंदर, वो ख़त्म हो चुकी। अब ये ख़त्म नबूवत वाली बात पर बहुत सारी वजाहत आ चुकी कि ये एक रिजॉल्व इशू है, इस पर अनडिस्प्यूटेड है, किसी का कोई इसमें ऐसी सोच और वो ऐसी बात है ही नहीं। तो उस पर वो एक मामला तय पा चुका है, तो फिर उसको दोबारा से खोलना। मगर मुकदमात खत्म करने की बात भी उस मुआहदे में थी ना, और मुकदमात खत्म नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारी की बात हुई, अदालत की तरफ से हुक्म आया है। तो फैजाबाद धरने की पासदारी करते हुए अदालत से जाकर इस्तदा करेंगे कि जी धरने में क्योंकि हमने ये सारा का सारा मामला किया हुआ था इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, या फिर अदालत के हुक्म की पासदारी करते हुए इनको गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे एग्जैक्टली? देखिए शाहज़ेब साहब, इसकी कैफियत ये है कि इसमें जिस बुनियाद पर अदालत ने कहा कि ये गैर कानूनी था और जिस बात पे अदालत ने कहा कि इसमें जो मिलिट्री के लोग इसमें आए और उनकी ज़मानत और उस पेपर पे जो पेपर कोर्ट में पेश किया गया उनके दस्तखत कैसे आए, और एग्जीक्यूटिव को इस किस्म के मुआहदे जो कि गैर कानूनी है उनको नहीं करना चाहिए, तो अदालत ने तो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक कानूनी हैसियत से, आइनी हैसियत से कि जब कोई ये धरने और ये जथाराज लगता है तो उनकी क्या हैसियत होगी और स्टेट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव की प्रॉब्लम उस दिन जो थी वो आपके सामने है, जिस वजह से मिलिट्री के लोग अंदर आके बैठे वो भी आपके सामने है कि पूरे मुल्क के अंदर तुल अर्ज़ में, पंजाब में ख़ुसूसन एक बड़ी हैजानी कैफियत थी, लाशें भी गिरीं और पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और पूरा मुल्क पैरालाइज था, तमाम शाहरात बंद थी जिन हालात में वो मुआहदा किया गया। लेकिन बाहर कैफ क्योंकि कोर्ट का एक हुक्म है और अदालत के हुक्म को या तो कहीं सस्पेंड किया जाएगा या फिर ये धरना ये तस्वर किया जाएगा कि अदालत के ख़िलाफ़ है, किस सूरत में वो धरना लेकर बैठेंगे और क्या करेंगे। यही वो बातें हैं जिन पर उनके साथ गुफ्तगू शनीद हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि ये धरने किसी सूरत भी जो हैं ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट कर देते हैं। वो आपकी और मेरी पहले भी इसी मौजू पर बड़ी तफसील से बात हुई जिस पर काफ़ी शोर भी मचा कि जो मैंने कहा था। लेकिन स्टिल मैं अगर मेरा फैसला हो तो मैं तो कहूँ कि ये स्टेट अपनी रिट इन्फोर्स करे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड बी एट अ पैरामाउंट, उसकी कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। जो भी चीज़ें हैं वो एक कायदे कानून के तहत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ मसाइल हैं जो आपके सामने हैं। तो अगर मसाइल हैं तो वो मसाइल पिछली दफ़ा भी थे और वो पिछली दफ़ा मसाइल सिविलियन हुकूमत हल कर नहीं पाई थी, तो आपने राना सनाउल्लाह साहब को उनसे मुज़ाकरात करके मामला तय करने के लिए भेज तो दिया, मगर पिछली दफ़ा कौन से सिविलियन हुकूमत ने मुज़ाकरात करके मामला तय कर लिए थे? बाद में गारंटर आए, उनकी तरफ से वसातत मुआहदा हुआ, तो इस दफ़ा भी कर लेंगे आप या फिर ज़रूरत पड़ेगी और फिर वसातत से ही कोई बात आगे बढ़ेगी? शाहज़ेब साहब देख, ये होता तो ये है कि जब भी कोई जामिन होता है बीच में, आम तौर पे तो जिसने ज़मानत दी होती है उसी से पूछा जाता है कि आप जामिन थे, बात करें। लेकिन बार कैफ अभी तो फ़िलहाल राना सनाउल्लाह साहब हैं, देखें कल को जामिन फिर बीच में आ जाते हैं तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया मलिक अदालत तो मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखते हैं कि क्या इस हवाले से फैसला करती है हुकूमत। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने JIT के सरबराह वाजिद ज़िया से मुसलसल 5वीं समाअत में भी जिरा का सिलसिला जारी रखा। जिरा के दौरान वाजिद ज़िया से JIT के वॉल्यूम 10 और गल्फ स्टील मिल के 1980 के मुआहदे से मुताल्लिक सवालात पूछे गए। अहम बात यह है कि आज वाजिद ज़िया ने वाज़े कर दिया कि वो JIT के वॉल्यूम 10 की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त देने के लिए तैयार है। जबकि आज जिरा के दौरान ख्वाजा हारिस ने तीसरी बार गल्फ स्टील मिल का मामला उठाया और जिस किस्म के सवालात उठाए गए उससे ऐसा लग रहा है और वाज़े तौर पर लग रहा है कि ख्वाजा हारिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो गल्फ स्टील मिल के 25% शेयर्स की फरोख्त और उसके बाद की जाने वाली सरमायाकारी के हवाले से JIT के दावे को अदालत में गलत साबित करे। आज समाअत के आगाज में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने वाजिद ज़िया से सवाल किया कि बाहिमी कानूनी मुशावरत के लिए कब और कितने खतूत लिखे। वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब देने के लिए मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। ख्वाजा हारिस ने वाजिद ज़िया से कहा कि क्या आप वॉल्यूम 10 की फराहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे ताकि रिकॉर्ड देख सकें। वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि JIT का वॉल्यूम 10 मिलने से सवालों के जवाब देने में आसानी होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त देने के लिए तैयार हूँ। वॉल्यूम 10 से मुताल्लिक
सवालात के बाद ख्वाजा हारिस ने आज मुसलसल तीसरे दिन गल्फ स्टील मिल के मामले के हवाले से वारिस ज़िया से जिरा की। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि क्या आपने इस बात की तहकीकात की कि 1978 में 75% शेयर्स की फरोख्त के मुआहदे के बाद बाकी 25% शेयर्स का क्या बना? वारिस ज़िया ने कहा कि इस बात के जवाब के लिए GIT रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप GIT रिपोर्ट देखकर बता दें, जिस पर वारिस ज़िया ने कहा कि इस बात का जवाब GIT रिपोर्ट के सफ़ा 37 पर मौजूद है। GIT के मुताबिक अहली स्टील मिल के बाकी 25% शेयर्स 1978 से 1986 के दौरान फरोख्त हुए। 25% शेयर्स की बज़ाहिर फरोख्त से 14 मिलियन दिरहम के बकाया जात अदा किए गए और मियां मोहम्मद शरीफ ने दुबई में नया कारोबार भी शुरू किया जिसे तारिक शफी चलाते थे। वारिस ज़िया ने कहा कि जो भी गवाह पेश हुआ उसने 25% शेयर्स की 1980 में फरोख्त होने की बात की, मगर वो मुआहदा जाली निकला। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि फिर आपने कैसे नतीजा खस किया कि 1978 से 1986 के दौरान शेयर्स फरोख्त किए गए? वारिस ज़िया ने जवाब दिया कि 1986 तारिक शफी ने BCCI में नया अकाउंट खुलवाया। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब कर्ज की पुरानी रकम अदा की जा चुकी हो। कोई बैंक किसी शख्स का उस वक्त तक नया अकाउंट नहीं खोलता जब तक पहले से वाजिबुल अदा रकम की अदायगी ना की जाए। तारिक शफी का नया अकाउंट खुलवाने से यह बात साबित होती है कि बैंक के कर्ज की रकम अदा कर दी गई है। क्या आपने इसकी तस्दीक के लिए किसी बैंक अफसर का बयान लिया? वारिस ज़िया ने जवाब दिया कि GIT ने बकाया जात की अदायगी की तस्दीक के लिए किसी बैंक अफसर का बयान रिकॉर्ड नहीं किया और दुबई से ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं मिली जिससे साबित हो कि तारिक शफी ने बैंक के बकाया जात अदा किए। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया, आपने तो कहा कि 25% शेयर्स की फरोख्त से 14 मिलियन दिरहम के बैंक बकाया जात अदा किए गए। वारिस ज़िया ने जवाब दिया कि ऐसा मैंने कब कहा, मुझे देखने दें। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपने ये बात कही है, अभी आपने ये बात कही है, देखकर बताएं कि ये बात किस गवाह ने पेश होकर कही। वारिस ज़िया ने जवाब दिया कि तारिक शफी ने बयान दिया कि बैंक के बकाया जात अदा किए गए थे। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि तारिक शफी ने यह कब कहा कि 25% शेयर्स की फरोख्त से बैंक का कर्ज उतारा गया? वारिस ज़िया ने जवाब दिया कि यह बात दुरुस्त है कि तारिक शफी ने कहा कि वो नहीं जानते कि किसने और कैसे बकाया जात अदा किए। ये वो मामलात थे जो आज अदालत में उठाए गए कि इसकी मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। ख्वाजा हारिस मुसलसल गल्फ स्टील मिल के मामले पर जिरा कर रहे हैं, वारिस ज़िया से सवालात कर रहे हैं और हर किस्म के सवालात कर रहे हैं, जिसकी आज की तफसीलात हमने आपके सामने रखी। सऊदी अरब बदल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। मोहम्मद बिन सलमान के जो इख्तियारात बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब भी बदल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान वो सब कह रहे हैं जो माजी में शायद किसी ने ना कहा हो। मोहम्मद बिन सलमान वो सब कुछ कर रहे हैं जो माजी में किसी ने ना किया हो। सऊदी वली अहद के बयानात और इक़दामात दोनों ही गैर रिवायती हैं और अब मोहम्मद बिन सलमान का जो बयान सामने आया है इसने सबको हैरान कर दिया है। अरब दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना मसला अगर कोई है तो वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा है। इस तनाज़े की वजह से 3 अरब इसराइल जंगें हुई। 7 दहाइयों बाद भी इसराइल से अरब ममालिक के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सके, मगर अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि इसराइलियों को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक के नुमाइंदे ने जब मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या यहूदियों को एक खुद मुख्तार रियासत का हक है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो पुरअमन रियासत में रहें। मेरा मानना है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को अपनी अपनी ज़मीन का हक हासिल है, मगर हमें मामूल के ताल्लुकात और इस्तेहकाम के लिए एक अमन मुआहदे को यकीनी बनाना होगा। मोहम्मद बिन सलमान से पूछा गया कि उन्हें इसराइल के वजूद पर कोई मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमारे मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात यरूशलेम में मुक़द्दस मकाम यानी मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के हवाले से हैं। इसके अलावा हमें किसी शख्स पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि उनके मुल्क को यहूदियों से कोई मसला नहीं। आपको सऊदी अरब में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से आने वाले बहुत से यहूदी मिलेंगे। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में कोई मसला नहीं है। सहाफ़ी ने मोहम्मद बिन सलमान से सवाल पूछा कि क्या ईरान सऊदी अरब और इसराइल को करीब लाने की वजह है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि इसराइल एक बड़ी मईशत है और इसकी मईशत में तरक्की भी हो रही है। इसके अलावा भी इसराइल के साथ बाहिमी दिलचस्पी के मामलात हैं। अगर अमन हो तो इसराइल और खलीजी ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी की बहुत सी बातें हैं, ख़ास तौर पर मिस्र और उर्दन की। मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ इसराइली रियासत के हवाले से अहम बयान दिया, बल्कि मुस्तकबिल में इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात का भी इशारा दिया।
अब अहम मामला यह है कि वैसे भी अरब रियासतें और सऊदी अरब कोशिश करते रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा हल हो, कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए, मगर इतना वाज़े तौर पर यह बयान आज तक नहीं आया। ये भी हकीकत है कि सऊदी अरब इसराइल के करीब हो रहा है, मगर आज ही सऊदी शाह सलमान का बयान सामने आया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात करते हुए शाह सलमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन अमल को मुतहर्रिक किया जाए। मसला फ़लस्तीन के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ ठोस और साबित कदमी पर मबनी है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के इस कानूनी हक की मुकम्मल तायीद करता है कि उनके लिए एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। सऊदी अरब न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुस्लिम ममालिक पर गहरा असर रखता है, इसलिए उसका मौक़िफ़ बहुत से ममालिक के लिए अहम होता है। अहम बात यह है कि खामोशी से इसराइल और सऊदी अरब में क़ुर्बत बढ़ रही है और वजह ईरान से इख्तिलाफ़ात बताई जाती है। सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद इसराइल जाने के लिए इस्तेमाल होने की खबरें सामने आईं। इसके अलावा दोनों ममालिक में वफूद के बाद तबादले के हवाले से भी इतलात सामने आ चुकी हैं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ा रहा है। अगर ये तनाज़ा ही नहीं रहता तो इसराइल और सऊदी अरब मज़ीद करीब आ सकते हैं। क्या इस बयान के बाद ये तनाज़ा हल हो सकता है, पेशरफ्त हो सकती है, एक टेबल पर आ सकते हैं दोनों ममालिक और मसले को हल कर सकते हैं? अलबत्ता इन दिनों इसराइल एक बार फिर से तनकीद की जद में है। गुज़िश्ता जुमे को फ़लस्तीनी सरहदी इलाके में मुजाहिरीन पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग और फिर बाद में होने वाले मुजाहिरों और तसादुम में अब तक 19 फ़लस्तीनी शहीद और 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिस पर इसराइल पर तनकीद हो रही है। तुर्क सदर तैयब अर्दोआन ने इसराइली वज़ीर आज़म को दहशतगर्द करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू तुम काबिज़ हो, तुम इन ज़मीनों पर काबिज़ हो, साथ ही तुम दहशतगर्द भी हो। क्या इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा किसी हल की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि यह तनाज़ा 6 दिहाइयों पुराना है। मुतनाज़ इलाके में मौजूद मुक़द्दस मजहबी मकामात 3 बड़े मज़ाहिब के लिए अहम हैं, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी। तीनों की कोशिश है कि यह इलाका उनके कंट्रोल में रहे। इसके लिए माजी में कई जंगें भी हुईं और कई बरसों तक जंगें चलती रहीं। इन जंगों में मजहबी रंग भी गालिब रहा। मुसलमानों के लिए यह शहर इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ इस्लाम का तीसरा सबसे मस्जिद अक्सा है जो किबला अव्वल भी है और यही वो मकाम है जहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े मिराज के लिए रवाना हुए। ये शहर ईसाइयों के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि उनका अकीदा है कि यही वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया और वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए। ये शहर यहूदियों के लिए भी बहुत मुक़द्दस है क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहूदियों का मानना है कि यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की। इस इलाके पर तमाम ही मज़ाहिब का दावा है। मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक फ़लस्तीनी इलाके पर कंट्रोल की कोशिश करते रहे। कई सलेबी जंगें हुई, कभी मुसलमान यहाँ का कंट्रोल हासिल कर लेते, कभी ईसाई हुक्मरान कामयाब हो जाते। 1517 से पहले भी कई मुसलमान हुक्मरान यहाँ पर हुकूमत करते रहे, मगर 1517 से 1917 तक 400 साल तक यरूशलेम खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। तकरीबन 400 साल तक यहाँ उस्मानी मुसलमान हुक्मरान रहे, मगर 1917 में पहली जो आलमी जंग हुई, जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के पास चला गया। बरतानिया को जब फ़लस्तीन के हवाले से इख्तियार मिला तो उसने 1917 को फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से एक एलामिया जारी किया और इस एलामिये को बेलफोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। इस एलामिये में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो यहूदियों के लिए फ़लस्तीनी इलाके में मरकज़ बनाना चाहता है। इस मुतनाज़ एलामिये पर सख्त तनकीद हुई, मगर बरतानिया ने यकीन दिलाया कि फ़लस्तीन में रहने वालों के हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। फिर फ़लस्तीनी इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ाने के लिए बरतानिया ने 1922 से लेकर 1935 तक मगरबी ममालिक से यहूदियों की हिजरत को यकीनी बनाया और देखते देखते सिर्फ 13 सालों में यहूदियों की फ़लस्तीन में आबादी 10% से बढ़कर 27% तक पहुँच गई। वक्त के साथ साथ फ़लस्तीनी इलाके में यहूदियों की आबादकारी तेज़ होती गई। दूसरी आलमी जंग के बाद बरतानिया इस मामले से पीछे हट गया और सारी जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर आ गई, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 29 नवंबर 1947 में फ़लस्तीनी इलाके को तकसीम करने के लिए एक करारदाद मंजूर की। 2 सिफारिशात पेश की कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम किया जाएगा। एक रियासत यहूदियों पर मुश्तमिल होगी, दूसरी रियासत में अरब रहेंगे। करारदाद में मजीद कहा गया कि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस है, इसलिए इस जगह पर आलमी हुकूमत कायम होगी और अक़वाम मुत्तहिदा खुद इसके इंतज़ामी मामलात देखेगा। यहूदियों ने इस करारदाद को तस्लीम किया और इसराइल की रियासत 1948 में कायम हो गई, लेकिन
इसे किसी भी अरब मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। इस दिन से आज तक खित्ते में कशीदगी है। इस कशीदगी ने खित्ते को 1949 की जंग में धकेल दिया। इसराइल और अरब ममालिक की इस जंग में अरब ममालिक की सरबराही उर्दन ने की, मगर अरब ममालिक को इस जंग में शिकस्त हुई। फिर 18 साल बाद 1967 में अरब ममालिक और इसराइल में एक और जंग हुई जो 6 दिन तक जारी रही। इस जंग ने खित्ते की सियासत को बदल कर रख दिया। इस जंग में न सिर्फ अरब ममालिक को शिकस्त हुई बल्कि इसराइल ने शाम, उर्दन और लबनान के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। तीसरी अरब इसराइल जंग फिर 1973 में हुई। इन तीनों जंगों के बाद भी इसराइल के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा बरकरार रहा। अब मोहम्मद बिन सलमान का नया बयान खित्ते की सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होगा, ये भी देखना होगा कि इससे मसला फ़लस्तीन के हल पर कितना असर पड़ेगा और इसके क्या नतीजे निकलेंगे। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, बहुत ज़्यादा जो सऊदी अरब के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो भी किए गए हैं इस वक्त क्राउन प्रिंस की तरफ से, साथ में कुछ मज़ीद उनकी तरफ से। अब ये फ़लस्तीन का जो मामला है, आपको लगता है कि उनके इस बयान के बाद एक लेवरेज मिल सकता है सऊदी अरब को? इस बयान के बाद एक हल की तरफ फ़लस्तीन का मसला बढ़ सकता है? जंगें भी हुई हैं, इशूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ। इसराइल ने अभी तनाज़े में 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, तुर्क सदर की तरफ से बहुत शदीद तनकीद सामने आई। कोई हल निकल सकता है? देखिए, जब तक तनाज़ा रहेगा तब तक खून खराबा तो होगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक जो है तल्ख हकीकत है, लेकिन जहाँ तक तनाज़े का हल का ताल्लुक है तो उसमें जो है किसी के पास जो है सीट एट द टेबल होने की ज़रूरत है। तो इस वक्त सऊदी अरब जो है इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं या इसराइल को जो खुलकर तस्लीम कर रहा है और उसके हक में बात कर रहा है, तो ये उस सिलसिले का एक कड़ी है कि जिसमें सऊदी अरब जो है अपने आप को प्लेस कर रहा है इस तनाज़े के अंदर। याद रहे कि कई दिहाइयों से सऊदी अरब जो है वो ना इधर था ना उधर था। ताल्लुकात जो है वो पसे पर्दा तो एक बैक चैनल कम्युनिकेशन रहते हैं इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान, लेकिन खुलकर बात नहीं की जा रही थी। तो उस वजह से सऊदी अरब के पास लेवरेज नहीं थी। अब सऊदी अरब जो है वो लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है और ये उस तवील जो सिलसिला है जो कि रिफॉर्म प्रोसेस है जो कि सऊदी अरब अंदरूनी तौर पे कर रहा है और अपनी फॉरेन पॉलिसी में कर रहा है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में, तो ये उसका एक अहम हिस्सा है। मतलब क्योंकि ज़ाहिर इस्लामी ममालिक पर एक असर रखता है और अगर पब्लिकली एक इतनी बड़ी पोजीशन उनकी तरफ से ली गई है या बात की गई है तो वो इस्लामी ममालिक जो ज़ाहिर इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं रखते, तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, सऊदी अरब के असर की वजह से क्या वो भी इस सारे के सारे प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, इस सारे के सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं अगर कोशिश की जाती है इस मामले को हल करने की, फ़लस्तीन के अवाम को रिलीफ देने की? मैं समझता हूं कि जो है बहुत सारे मुसलमान मुल्क ममालिक जो हैं वो तो पहले से जो है इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तुर्की हो गया, मोरक्को हो गया, उर्दन हो गया, मिस्र हो गया, तो उनके तो ताल्लुकात हैं जो एक तरह से जो यूं कहें कि मुखालफत जो है वो सिर्फ उसमें सर फहरिस्त और महल में उस लिस्ट में सिर्फ ईरान का नाम है और पाकिस्तान का भी जो है वो ना 3 में है ना 13 में है। जहाँ तक मलेशिया इंडोनेशिया का ताल्लुक है वो लोग भी अपना, मुझे नहीं लगता कि उनको एतराज़ होना चाहिए कि अगर जो है इस तरीके से इसराइल के साथ जो है एक ताल्लुक हो, एक चैनल ओपन हो, पब्लिक चैनल हो जहाँ पे बातचीत की जा सके। क्योंकि देखें, लड़कर तो कुछ हासिल नहीं किया गया, लड़कर तो जो है फ़लस्तीनियों का नुकसान ही हुआ। तो अब अगर जो है जहाँ इतने वो तौर तरीके अपना लिए और देख लिए और तमाम जो है नाकाम रहे हैं, तो व्हाई नॉट जो है ना दिस तरीकाकार ये जो सऊदी अरब कर रहा है। मतलब अगर फिर ये तरीका, तो इस तरीक़ाकार में अगला कदम क्या है? क्योंकि पब्लिकली बयान तो आ गया मगर इसराइल की तरफ से जाहिर है सेटलमेंट्स का सिलसिला भी जारी है, वायलेंस का सिलसिला भी जारी है। 17 फ़लस्तीनी पिछले दिनों शहीद हो गए हैं, तुर्क सदर की तरफ से शदीद तनकीद की गई है। तो इसका अगला कदम क्या है कि ये सेटलमेंट्स भी रुक जाए, फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाए, वायलेंस भी ना हो? क्या अगला कदम है? देखिए, अगला इमीडिएट स्टेप तो हम बात कर रहे हैं ना, तो वो अगले बहुत सारे स्टेप्स तो ले जा चुके हैं। वो बस ये है कि उनकी खबर नहीं छपती। बातचीत चल रही है अमेरिका की वसातत से, ट्रंप इंतजामिया की वसातत से ये बातचीत चल रही है सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान कि भाई देखें, हम आपको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ रवाबित नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको फ़लस्तीनी तनाज़े के ऊपर
कुछ लेन देन करनी पड़ेगी बगैर जो है आपकी जानिब से कोई पेशकदमी के फ़लस्तीनी तनाज़े को हल करने के लिए हम आपका साथ जो है खुलकर नहीं दे सकते। ये बातचीत मैं समझता हूँ चल रही है और अब देखना ये है कि उस बातचीत का नतीजा किस हद तक पहुंचता है। बहुत सारी रुकावटें हैं। नेतन्याहू हुकूमत एक तरफ जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ डील कर रहा है, ख़ासतौर पर गज़ा की पट्टी के अंदर। तो इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, जैसे जो मुज़ाहरे हुए और फिर जो इतने सारे लोग वहां पे मारे गए, वो इस ऐसे वाकयात से वो जो बातचीत का सिलसिला है वो मजीद दुश्वार हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है मतलब अनहोनी बात है। जब बातचीत चलती है तो मैदान जंग भी गर्म होता है और बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वक्त लगेगा। बस साथ में ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बहुत सारे इकदाम किए गए हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर हों, बयानात हों, या फिर जो डोमेस्टिकली भी उनकी तरफ से बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देना, इसके अलावा ख़वातीन को दूसरे हुकूक मिलना, स्टेडियम्स में ख़वातीन का चले जाना, बहुत सारे रिफॉर्म्स उनकी तरफ से किए गए हैं। और ये इस किस्म का इसराइल के हवाले से बयान आना, ज़ाहिर एक किंगडम है सऊदी अरब, तो आपको लगता है कि डोमेस्टिकली भी इस वक्त वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि वो रिफॉर्म्स भी ले आएँ, ये स्टेटमेंट भी दे दें, फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर भी, डोमेस्टिक पॉलिसी के फ्रंट पर भी सऊदी अरब को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल तब्दील ही कर दें और कोई अपराइजिंग ना हो, अवाम की तरफ से कोई रिएक्शन ना आए? इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आपके ख्याल में? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी जो लीडर होता है वो कैलकुलेशन के बगैर चलता है। ये हर जगह पे है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के लिए ये बात बड़ी अहम है कि वो कैलकुलेट करके चलें, क्योंकि उनके यहाँ हालात तारीखी तौर पे नाजुक रहे हैं। लेकिन अगर हालिया जो इक़दामात उन्होंने किए हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, और जाहिर है उनके वालिद शाह सलमान जो हैं वो इसमें उनका शाना बशाना है, तो उन्होंने जिस हद तक के जैसे कि करप्शन के केसेस जो है, जो शाही खानदान के दीगर लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, रिट्स कार्ल्टन के अंदर उनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात थे, उनको उसके खिलाफ कोई रद्द अमल नहीं आया। इसी तरीके से जो है उलमा का जो असर और रसूख है मुआशरे के अंदर उसको कम किया गया है। जो रिलीजियस पुलिस है, मजलिस अल अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उनके रोल को कम किया गया है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, इनके खिलाफ किसी किस्म का भी कोई रद्द अमल नहीं आया। तो इससे यही नजर आता है कि इस रिफॉर्म्स और ये जो तब्दीली है और जो हालात हैं उसको देखते हुए मुल्क के अंदर जो है, मैं नहीं समझता कि हुकूमत वक्त को, यानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कि सून टू बी किंग हैं, उनको किसी किस्म की कोई खातिर खा मुखालफत की जो है कोई मुतवक्को है। मैं समझता हूँ कि उनकी राहें रिलेटिवली हमवार हैं। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिक्र हो जाए जियो की नशरियात बंद होने का। वक्त गुजर रहा है मगर जियो के तमाम चैनल्स की नशरियात अब तक बहाल नहीं हो सकी है। पेमरा ने नोटिस लिया, हुकूमत ने भी दावे किए, लेकिन अवाम को जियो देखने के हक से महरूम किया जा रहा है। कल पेमरा ने 2 केबल ऑपरेटर्स को मौतली के नोटिस जारी किए और उन्हें 24 घंटे में जियो के चैनल्स बहाल करने का हुक्म दिया और खबरदार किया कि अगर चैनल्स बहाल नहीं किए गए तो लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे। पेमरा की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक जियो के चैनल्स बहाल नहीं हुए। अब पेमरा ने अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए 4 सूबाई हुकूमतों से मदद मांग ली है और लिखा है कि पेमरा ने जियो के चैनल्स की नशरियात में रुकावट डालने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। इसलिए पेमरा को मुतल्लिका हुकूमत की मदद की जरूरत है ताकि इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसलिए यह गुजारिश की जाती है कि पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वो पेमरा हुकाम की मुआवनत करे और उन्हें सहूलत फराहम करे। आपकी मदद कौमी मफाद में है। इससे पेमरा की रिट कायम होगी और लाइसेंस लेने वालों का रेगुलेटर पर एतमाद बढ़ेगा। इस खत के साथ पेमरा ने जोनल अफसरान की तफसील भी सूबाई हुकाम से शेयर की है। अब पेमरा पुलिस की मदद से अपने कवानीन पर अमल दरामद कराएगा। हम कल भी ये बात कह चुके हैं, एक बार फिर ये बात कह रहे हैं कि मैं और आप क्या देखना चाहते हैं ये मेरा और आपका फैसला है, किसी और का नहीं। अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं तो आप चैनल बदल दें, कोई और चैनल देख लें। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, फैसला आप करेंगे। ये फैसला आपके लिए कोई और नहीं करेगा, केबल ऑपरेटर या कोई दूसरा नहीं करेगा। जियो के तमाम चैनल्स को क्यों बंद किया गया है, किसने बंद किया गया है, किसके कहने पर किया है, क्या शिकायत है, कुछ पता नहीं।
अगर कोई शिकायत है, कोई गिला है, कोई नाराज़ी है या फिर कोई इल्ज़ाम है तो इदारे मौजूद हैं, तरीक़ाकार मौजूद है, पैमरा है, अदालतें हैं, मगर चैनल बंद करना और चैनल दिखाने वाले केबल ऑपरेटर से चैनल बंद करवाना किसी सूरत, आइन और कानून के मुताबिक नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जियो की बंदिश की मजम्मत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगरचा पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की जानिबदारी का शिकार रही है, मगर जियो न्यूज़ की हालिया बंदिश के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आज़ादी इजहार राय जमहूरियत और एहतसाब की बुनियाद है। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी ये यकीन दहानी कराई कि पैमरा एक्शन ले रहा है और पैमरा अपने कवानीन पर अमल कराएगा। चैनल बंद करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रिट कायम करे और कवानीन पर अमल कराए। अब ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि पैमरा के साथ ताउन करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की है। देखते हैं कि सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या ताउन करती है, नून लीग की जो पंजाब हुकूमत है वो क्या करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या करती है और जो नई हुकूमत बलूचिस्तान में बनी है वो इस हवाले से क्या करती है। पैमरा के कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए, आज़ादी राय की को इस्तेहकाम देने के लिए और जो आपका हक है कि आप क्या देखना चाहते हैं वो हक आपको दिलाने के लिए देखते हैं कि इदारे क्या करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।